इंडियन नेशनल न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं शाजिया आज आपसे बात करूंगी न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर। तो आइए चलते हैं जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी और देखते हैं हमारे एडिशनल एडिटर जनाब सैयद अहमद अली साहब की ये रिपोर्ट। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी दिल्ली। दोस्तों, ये यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान के दिल में बसी है। इस वर्ष 2020 जामिया मिलिया इस्लामिया अपने पूरे 100 साल का सफ़र पूरा कर चुकी है। एक बहुत लंबा इतिहास है जामिया मिलिया इस्लामिया का। इन 100 सालों में काफ़ी चुनौतियों का सामना किया है इस यूनिवर्सिटी ने। जामिया मिलिया इस्लामिया की वाइस चांसलर मोहतरमा नजमा अख्तर साहिबा ने जब चार्ज लिया तो उनके सामने काफ़ी चुनौतियां खड़ी थीं, जिसमें से एक कोविड-19 की समस्या अभी भी बनी हुई है। इसके बावजूद भी यूनिवर्सिटी के कामकाज में किसी किस्म की कोई कमी नहीं आने दी और उनकी निगरानी में हुए कामों को काफ़ी सराहा जा रहा है। इसका उदाहरण ये है कि जामिया यूनिवर्सिटी को NIRF ने टॉप 10 में जगह दी है और MHRD सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी जामिया को नंबर 1 का खिताब दिया है। अगर आज हम सरकार की न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर बात कर रहे हैं तो जामिया को कैसे भुलाया जा सकता है। इसीलिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर हम बात करने पहुंचे जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी और हमने बात की इन फैकल्टी ऑफ एजुकेशन के प्रोफेसर और चीफ प्रोक्टर जनाब वसीम अहमद साहब से। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसमें जो एक अहम बात है वो ये है कि उसको मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि फोकस ऑन ICT एप्लीकेशंस इन एजुकेशन के ऊपर बात की गई है, जो शायद बहुत पहले यानी हमें इसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए था और अपने स्कूल्स और अपने कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ को हमें इसमें ICT का यूज़ हम कर रहे हैं, लेकिन उतने रफ्तार से नहीं कर रहे जो आजकल कोविड-19 में हमें दिक्कत आ रही है ऑनलाइन एजुकेशन के ऊपर। न बच्चे पूरे तरीके से प्रिपेयर्ड हैं, न टीचर्स पूरे तरीके से जो हैं यानी ट्रेंड हैं। सेकंड पॉइंट यानी ये है कि जो मुझे बहुत अच्छी बात लगी न्यू एजुकेशन पॉलिसी की, वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन की यानी बात कही गई है, मिडिल टू हायर एजुकेशन। तो उसमें शायद मैं ये समझता हूँ कि जो हमारे बहुत एक बड़ी तादाद बच्चों की होती है जो 8th क्लास के बाद तो गुर्बत के तहत जो है वो अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं, तो कम से कम उन्हें 8th के बाद एक टेक्निकल हैंड मिल जाएगा जिससे कि वो अपनी रोज़ी रोटी का उनका इंतज़ाम हो सकता है। नेक्स्ट जो इसमें एक मुझे लगता है शायद इस पर गौर करना होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, कि जो एक कॉन्स्टिट्यूशनली यानी मैंडेट था यानी हमारे RTE एक्ट के ऊपर जो कॉन्स्टिट्यूशन में बना, फिर 2010 में यानी वो इम्प्लीमेंट हुआ, तो वो कहीं ना कहीं ऐसा महसूस हो रहा है मुझे कि वो डाइल्यूट हो रहा है। और वो डाइल्यूट यानी इसलिए कि बात कही जा रही है सेंट्रलाइज असेसमेंट की इन वेरियस लेवल ऑफ द स्कूलिंग सच एज 5th and 8th। तो उसमें वो जो एक्ट आया था जिसे कॉन्स्टिट्यूशन ने यानी वो उसमें हमारे पार्लियामेंट ने जिसको पास किया, तो वो कहीं डाइल्यूट है। उसके ऊपर कहीं सोचना होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि एक नई तरीक़े की जो हम बात कर रहे हैं तो उससे कुछ नुकसान हो सके हमारी तालीम को। और दूसरा मुझे ये भी महसूस हो रहा है कि इससे जो प्राइवेट यानी प्लेयर्स हैं उनके लिए रास्ते कहीं ना कहीं खुल रहे हैं, क्योंकि ये हो रहा है कि ऐसा लग रहा है कि यानी जो प्राइवेटाइजेशन यानी जो है वो उसकी तरफ हम कहीं ना कहीं बढ़ रहे हैं और उसको जो न्यू नेम दिया गया है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का यानी नाम दिया गया है। और उससे इफ़ेक्ट क्या हो रहा है कि इससे जो हमारे गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं, तो गवर्नमेंट के स्कूल्स हमारे बंद होते चले जा रहे हैं, शट डाउन यानी आए दिन यानी हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ एडमिशन लेने वाले नहीं हैं, मर्ज किए जा रहे हैं, एक दूसरे में मर्जर चल रहा है। और जो प्राइवेट स्कूल्स हैं हमारे, जिसको हम यानी सो कॉल्ड पब्लिक स्कूल्स के नाम से यानी पुकारते हैं, गली गली मोहल्ले मोहल्ले में, यानी वो ऑलरेडी यानी पहले से खुले हुए हैं, तो उन पर हमें इस पॉलिसी में भी कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि कहीं कोई कंट्रोल करने की कोशिश की गई है। इसको रीथिंक करना होगा जो हमारे एजुकेशनिस्ट हैं, हमारे जो गवर्नमेंट के यानी लोग हैं, हमारी जो मिनिस्ट्रीज़ हैं एजुकेशन से रिलेटेड, MHRD है, यानी इनको ये इस पर रीथिंक करना होगा।
ये बहुत सी यानी जो ऑर्गेनाइजेशंस यानी वो की गई हैं, इससे ऐसा महसूस हो रहा है कि तालीम को पूरे तरीके से जो है वो सेंट्रलाइज करने की कोशिश की जा रही है, जबकि एजुकेशन जो है वो एक कॉन्करेंट लिस्ट में, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर है। और कॉन्करेंट लिस्ट जो है वो ये कहती है कि स्टेट टू डिसाइड देयर ओन करिकुलम एंड असेसमेंट मॉडल्स हैं, विच विल नॉट बी पॉसिबल इफ द सिस्टम बिकम्स सेंट्रलाइज्ड। तो अगर सेंट्रलाइज होता है ये पूरा सिस्टम, तो उसमें फिर स्टेट को तो कोई पावर ही नहीं रही। यानी ये स्टेट को जो कॉन्करेंट लिस्ट में है, स्टेट हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के यानी 3 हमारी यानी लिस्ट हैं, यानी स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो पहले भी ये स्टेट लिस्ट में था, लेकिन स्टेट लिस्ट से इसको कॉन्करेंट लिस्ट में यानी लाया गया, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट की यानी पार्टनरशिप के तालीम, क्योंकि तालीम एजुकेशन के मामले में हम बहुत ज़्यादा आगे बढ़े हैं, लेकिन जितना हमें शायद बढ़ना चाहिए, क्योंकि एक सर्वे कहता है, और सर्वे वो मेरा नहीं है, सर्वे वो न्यूपाका है, और उन्होंने एक सर्वे किया कि हिंदुस्तान में जो माइनॉरिटीज़ में भी स्पेशली यानी मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के 72% बच्चे ऐसे हैं जो 8th क्लास में आ गए, लेकिन उनको न लिखना आता है न पढ़ना आता है। ओवरऑल जो है 47% बच्चे ऐसे हैं कि जो 8th क्लास में आ गए और ना उनको लिखना आता है न पढ़ना आता है। क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट आज तक जो इंफ्रास्ट्रक्चर यानी जो एक मिलना चाहिए एक स्कूल को, वो प्रोवाइड नहीं कर सकी। और अभी तक हमारे हर स्कूल के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हमेशा टीचर्स की कमी रहती है, हम उसको पूरा नहीं कर पाते, समझे। जो फैसिलिटीज़ यानी बच्चों को मिलनी चाहिए वो फैसिलिटीज़ हम उनको प्रोवाइड नहीं कर पाते। तो ये जो सारा उसमें वो है, तो हमें इस पर कहीं ना कहीं गौर व फिक्र करनी होगी। ओवरऑल हम अगर पॉलिसी पॉलिसी तो बहुत अच्छी यानी ड्राफ्ट की गई है, पॉलिसी बहुत अच्छी बनाई गई है, लेकिन शायद इम्प्लीमेंटेशन में इसमें, क्योंकि पॉलिसी तो इससे पहले भी पॉलिसियाँ हैं, 1964-66 के अंदर कोठारी कमीशन आया, और कोठारी कमीशन ने 2 बातें बहुत अच्छी कही, नेबरहुड स्कूल एंड कॉमन स्कूल सिस्टम, समझे। अब नेबरहुड स्कूल यानी जो विद इन 1 किलोमीटर के दायरे में जो भी लोग उस एरिया में रहते हैं, तो वो सब उसी स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ेंगे, जो आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। दूसरा, कॉमन स्कूल सिस्टम की बात की गई। जो इतने टाइप के स्कूल्स हैं, 1976 में एक दिल्ली के अंदर जो थी एक इंटरनेशनल यानी कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो वहाँ एक इंग्लैंड की एक लेडी आई थी, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि भाई ये जो आपका एजुकेशन सिस्टम है ये तो हमारा दिया हुआ है, समझे, लेकिन हमने जो आपको ये सिस्टम दिया था, क्योंकि जो एजुकेशन एक तरीके से पूरा सिस्टम दिया गया वो 1854 के अंदर, जिसको वुड डिस्पैच कहते हैं, वुड ने यानी ये पूरा सिस्टम यानी जो भी हमारा चल रहा है वुड ने दिया था। और तो उसी सिस्टम को, वही सिस्टम एक आज तक यानी हम, उसके बाद हमारी आज़ाद हिंदुस्तान के बाद हमारे मुदारलिया कमीशन आया, हमारा कोठारी कमीशन आया, हमारी 1968 की पॉलिसी आई, 1986 की पॉलिसी आई, समझे। उसके बाद NCF 2000 आया, NCF 2005 आया, समझे। तो ये सारी चीज़ें यानी हम, लेकिन उसका सब कागज़ों में आई, उसका इम्प्लीमेंटेशन जो एक होना चाहिए था, वो इम्प्लीमेंटेशन यानी शायद देखने को नहीं मिला। अगर इम्प्लीमेंटेशन होता तो आज हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी सोसाइटी जो है वो यानी एक बेपढ़े यानी बच्चे नहीं होते। आज हिंदुस्तान के बच्चे यानी जो चारों तरफ हमें यानी रोड्स पर, हर चौराहों पर, हर उस पर यानी कुछ बच्चे हमें भीख मांगते हुए मिल जाते हैं। वाई, क्यों? RTE एक्ट आ गया, 2010 में RTE एक्ट आ गया, लेकिन अब तक यानी बच्चे जो हैं 100% बच्चे जो हैं हम स्कूल नहीं ला सके। तो स्कूल लाने के लिए हम क्या करेंगे, हमारी क्या प्लानिंग है? तो एक अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाती है पॉलिसी, अगर इसमें इम्प्लीमेंट हो जाती है, देखिए नशेब व फराज यानी जिसे कहते हैं, या खूबियाँ और खामियाँ, कोई भी यानी पॉलिसी आए, कोई भी चीज़ आती है तो उसमें लोगों को
खूबियाँ भी मिलती हैं, खामियाँ भी मिलती हैं, लेकिन उसका मेन चीज़ है कि यानी अगर उसमें सही इम्प्लीमेंटेशन हो जाए उसका, और हमारी नीयत सही हो, इम्प्लीमेंट करने की यानी नीयत हो, तो ये पॉलिसी बहुत अच्छी है। यानी क्योंकि अभी तो सिर्फ पॉलिसी आई है, अभी एक ड्राफ्ट आया था 500 पेज का, पॉलिसी आ गई 60-70 पेज की, तो उसको एक जैसे कि 86 में पॉलिसी आई और उसको रिव्यू किया गया, यानी जो उसको लागू किया गया रिव्यू करके 1992 में, यानी उसका वो हुआ, इम्प्लीमेंटेशन हुआ। और ऐसा नहीं है कि सरकारों ने काम किया है, ये भी सरकार काम कर रही है, लेकिन शायद मेरी एज ए टीचर, मैं एज ए टीचर बोल रहा हूँ, मैं प्रॉक्टर के साथ साथ एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर पढ़ाता भी हूँ और वुड बी टीचर्स को पढ़ाता हूँ, तो मेरा शायद यही एक मशवरा होगा सरकार को भी और सोसाइटी के लोगों को भी कि क्रिटिसिज्म से ज़्यादा यानी इसको कैसे इम्प्लीमेंट करें, उसको कैसा बेहतर बना सकते हैं, उसके ऊपर हमारी बहस होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। तो दर्शकों, आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा? उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगी JTA के सेक्रेटरी जनाब माजिद जमील साहब से। तब तक इंतज़ार कीजिए और देखते रहिए इंडियन नेशनल न्यूज़।